let's start. Basically, cell biology is all about the cell structures, functions, shapes, all include in the cell biology. So, according to the SMART syllabus, we don't need to go into the first few pages of your book. That is your excluded pages are 52 to 55, so it includes the little bit introduction है इसमें आपकी सेल को एंड टिश्यूज को लेकर. उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें बताया गया है जो कि आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बताती हूँ कि माइक्रोस्कोप के सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी इमर्जेंस हुई हैं उसमें किस टाइप की माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल. उसके बाद है इसमें टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं. बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए. देयर आर लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द बेसिक सिंपल माइक्रोस्कोप दैट वाज इन्वेंटेड एट द फर्स्ट टाइम. उसके बाद CEM इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको फर्दर दो माइक्रोस्कोप्स की जो है उसमें डिवाइड किया गया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फिर उसमें हिस्ट्री ऑफ के सेल थ्योरी फॉर्मुलेट कैसे हुई, किस तरह से जो है वो साइंटिस्ट ने जो है इस थ्योरी पे काम किया, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तो ये सब आपका जो एक्सक्लूडेड सिलेबस है उसमें है. फिर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है अबाउट प्राइम्स एंड विरॉइड्स. सो ये पीछे किंगडम में भी सेकेंड चैप्टर सॉरी थर्ड चैप्टर में है के 5 kingdoms में कि prions and viroids are the subcellulars, like they are acellular organisms, and they are not considered in any part of any kingdom because of their structures. So अभी हम स्टार्ट करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन से. इसमें जो बेसिक यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो सैम्बल होते हैं कुछ ऑर्गेनालिस से, और यहाँ पे जो मैंने शेयर किया आपके साथ स्क्रीन पे organelles की definition. So it is an organelle is a subcellular structure of a cell that perform one or more than one job in a cell. So हम इनको कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास organs हैं इसी तरह cells जो हैं उनके पास भी organelles हैं जो कि अपना एक specific function जो है वो perform करती हैं. कुछ स्ट्रक्चर्स सेल में ऐसे हैं जिनको हम ऑर्गेनालिस नहीं कहते हैं पर स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, और वो कौन से हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन. जब हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे तो हम उसमें इन स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं इन एनी यूकैरियोटिक सेल. So let's first see that what is cell wall and uh, cell membrane, cytoplasm. So cell wall all living organisms जो हैं उनके पास cell wall नहीं होती है. So cell wall जो है वो उनमें कौन से organisms हैं जिनके पास cell wall नहीं होती हैं? They are animals. Cell wall around have it's written in your book. We know that not all living organisms have cell walls around their cells. Example animals and many plant animal like protists. So इसमें एक चीज जो आप डिफरेंशिएट करते वक्त याद रख सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स की में मिलती है आपको, जबकि एनिमल्स में नहीं मिलेगी. और एनिमल्स की सिमिलैरिटीज रखते हुए जो प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल्स लाइक जो प्रोटिस्टास हैं वो भी जो हैं वो सेल वॉल नहीं रखेंगे. ओनली द प्लांट्स हैव दिस एबिलिटी टू हैव अनदर एडिशनल वॉल इन देयर सेल्स. और उसकी रीजन क्या होती है? Yeah, I think I have one student in my class, Zainullah Khan. Then can you tell me that why
the plants having an additional wall in them, although they're having cell membrane. Okay, sorry. You can't see anything. ओके, सो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में जो है वो इसलिए एडिशनल है बिकॉज देयर सेल्स आर वेरी सेंसिटिव टू एवरी मटेरियल, every particle that comes into the cell or tries to enter into the cell. जो भी चीज़ें जो प्लांट सेल में आती हैं या उससे बाहर आती हैं, वो सेल उनका सेल जो कंटेंट है वो इतना थोड़ा सेंसिटिव है टुवर्ड्स अदर मटेरियल्स, तो इस वजह से दे हैव एन एक्स्ट्रा वॉल अराउंड देम, जिसकी वजह से उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो उनके पास है, बट दे हैव एन एडिशनल मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ सेल वॉल, बिकॉज वो प्रोटेक्ट करती है उनको। जिस तरह अभी यहाँ पे नीचे आप पढ़ेंगे अभी कि उसमें क्या क्या वो प्रोवाइड करती है सेल को। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पहली बात के सबके पास सेल वॉल नहीं होती है, जिसमें कि एग्जांपल्स में आप एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो सेल वॉल में आपने याद रखनी है, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी लोकेशन जो बताई गई है वो ये है कि ये एक तो नॉन लिविंग है, और इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और ये कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल जो है वो शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से इनकी एक एडिशनल वॉल बनती है। और ये जो वॉल है ये इनको शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको बताई है एक रीजन के वो सेंसिटिव है, तो दैट्स व्हाई दे नीड एन एडिशनल सपोर्ट। और सपोर्ट टू द इनर लिविंग, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म इज द इनर लिविंग मैटर ऑफ अ प्लांट। So for protecting and supporting this matter not to get to waste, कि ये रप्चर ना हो, बाहर ना निकले सेल से, तो दे दिस इज व्हाट सेल वॉल डू। उसके बाद सेल थर्ड थिंग जो है वो ये है कि आपने प्लांट सेल वॉल को देखना है कि, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल वॉल है दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स और एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, सो it means they are all present in all plants। तो प्लांट्स में ही इसको डिस्कस किया जाता है। प्लांट्स में आगे इनकी फर्दर सब डिविजन हुई है कि कौन से प्लांट्स में किस तरह की सेल वॉल होती है, क्योंकि काफ़ी केमिकल से मिलकर सेल वॉल्स बनाई जाती हैं, और हर प्लांट्स की अपनी एक सेल वॉल की कंपोजिशन है। सो यहाँ पे जैसे आपकी बुक में भी मेंशन है कि देयर आर वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन द सेल वॉल्स। The outer layer of plant cell wall is known as primary wall। so यहाँ पे दो तरह की सेल वॉल्स होती हैं प्लांट के पास, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो ज़्यादातर मोस्टली जो कॉमन केमिकल है जिससे वो बनी होती है वो है सेलुलोज। सो सेलुलोज से जो है वो मोस्ट कॉमनली जो केमिकल है जिससे प्राइमरी सेल वॉल बनती है वो सेलुलोज है। उसमें एग्जांपल आपको मिलेंगी कि जाइलम सेल्स जो होते हैं,
और जो बाकी के जो सेल्स हैं प्लांट के, उसमें आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी सेलुलोज से बनी हुई सब। उसके बाद सम प्लांट्स जो हैं जैसे कि जाइलम सेल्स हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल होती है जो कि इनर साइड पे होती है, इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो प्राइमरी है वो तो आपको अराउंड एवरी सेल मिलेगी, बट जो सेकेंडरी वॉल है वो, उसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में जो दिया है वो जाइलम सेल्स की है। उसके बाद दिस सेकेंडरी वॉल इज मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। सो दिस सेकेंडरी वॉल जो है वो मच थिकर है एंड इट कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। ये प्राइमरी वॉल से थोड़ी थिकर होती है और इसमें लिग्निन और अदर केमिकल्स, ये सेलुलोज जो है वो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन है, और जो सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन है उसमें लिग्निन होगा और अदर केमिकल्स होंगे। इधर मैं आपको बताती जाती हूँ कि जो अदर केमिकल्स होते हैं उनमें और काफ़ी चीज़ें होती हैं डिफरेंट तरह की, जिनकी डिटेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे, अगर आप कंटिन्यू रखेंगे बायोलॉजी को, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर देयर अदर कंपोजिशंस। सो एक वर्ड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा। सो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि there are pores in the walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. So plasmodesmata basically नेम है pores का, जो कि आपको सेल वॉल में adjacent cells पे, और इनका जो आपके सेल वॉल की कनेक्टिविटी रखते हैं विद आउटर एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, और सेल वॉल के थ्रू से आप जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्टेड रहता है। So this is basically for connecting the cytoplasm of all cells in the cell. सो इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जब जो चीज़ आपने याद रखनी है वो यही है कि देयर आर पोर, ये पोरस होती है सेल वॉल, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स इन द सेल वॉल, जिनके थ्रू से कनेक्शन रहता है, साइटोप्लाज्म कीप कनेक्टेड, सो दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। सो नेक्स्ट इज के सेल वॉल जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में नहीं होती है, लेकिन जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, क्योंकि प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था कि वो डिवाइड हुआ है एल्गी में और फंजाई में, तो फंजाई जो है दे आर मोर लाइक द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, सो इन देम आल्सो यू कैन फाइंड द सेल वॉल। तो फंजाई सेल वॉल जो होती है वो इन फंजाई एंड मेनी प्रोटिस्ट हैव वैरायटी ऑफ केमिकल्स, इनकी भी वैरायटी ऑफ केमिकल्स से जो है वो सेल वॉल बनती है, और जिसमें वन एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो काइटिन की है। Other than chitin, for your information, I have written here for you that it is, I mean, I have with me for sharing with you, that is glucans and glycoproteins. सो काइटिन के अलावा जो केमिकल्स यूज होते हैं जो फंजाई में आपको मिलते हैं, यू कैन फाइंड और यू आइडेंटिफाई, दोज आर glucans and glycoproteins. So chitin, glucans and glycoproteins basically are the chemicals that are used to that are the composition of fungi cell wall. उसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. So peptidoglycan basically is a complex amino acids and sugars composition. So it is a complex structure made by the composition of amino acids and sugars. जब मिलते हैं तो वो एक पॉलीमर टाइप सा बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन.
और ये आपको प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। और उसके अलावा जो प्लांट सेल है उनमें प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है। उसकी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होगी, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थोड़ी थिकर है और उसमें लिग्निन होते हैं और कुछ अदर केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये हो गया हमारा सेल वॉल का। सो नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो हम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पढ़े हैं, इसमें दो चीज़ें आपने जो है वो माइंड में रखनी होती हैं। एक इसकी कंपोजिशन कि ये चीज़ किससे बनी हुई है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें किस तरह के वैरायटी ऑफ केमिकल यूज हो रहे हैं। उसके अलावा सेकंड कंपोजिशन एंड सेकंड इज फंक्शंस। फिर इनका फंक्शन क्या है सेल में। ये दो चीजें आपको सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में बताई गई हैं, जबकि नाम से भी आपको पता चला स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सो इन स्ट्रक्चर्स वी कैन से द कंपोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनेली। अभी सेल मेम्ब्रेन को हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये थिन है, इलास्टिक और सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है। मींस ये पोरस होती है, इसमें भी पोर्स होते हैं। यू कैन एक्सचेंज मटेरियल थ्रू इट। Cell can exchange material with its from the internal to external atmosphere, from external to internal atmosphere. इसके फंक्शंस जो हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए कि सेमी प्रीमेबल बैरियर है, मतलब इट अलाउज सम एंटर इनटू द सेल और अलाउ सम पार्टिकल्स टू गो आउट। सारों को सारों अलाउ नहीं करता, ये अलाउ नहीं करता है एंट्री, और ना ही ये सारों को एग्जिट करने देगा। फ्यू जो सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन को लगता है द थिंग्स दैट कैन सेल कैन एक्सेप्ट, उसको वो एंटर होने देता है। ओके, आफ्टर दैट फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड सेल। फिर इसके बाद ये फेंस करता है मेजोरिटी, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि सेमी प्रीमेबल बैरियर का मीनिंग है कि ये मेजोरिटी ऑफ केमिकल को इनसाइड सेल रखेगा, सबको बाहर नहीं आने देगा। It maintains the internal composition of cell. Then it maintains the internal composition of cell. Same thing goes with this point also. It cannot allow everything to come out or come inside the cell. तो इस तरह से वो मेंटेन रखता है द होम्योस्टैटिस जो होता है किसी भी सेल का, द पीएच और द Lari is speaking something. ये स्ट्रक्चर को इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखेगा, सेंस केमिकल मैसेजेस, आइडेंटिफाई अदर सेल्स। इसमें ये भी क्वालिटी है सेल मेम्ब्रेन में कि इट कैन सेंस द केमिकल मैसेजेस व्हिच आर कमिंग टू द सेल। So it can identify that what kind of message is coming, and it can help to provide the facility to the cell to get the correct message to the correct organelle। जिस organelle या जिस structure के लिए वो message आ रहा होता है, उस structure तक वो पहुंचाने में it can help। So ये sense करके उसमें convey करने में, communicate करने में भी help करती है। Okay. So those are the functions of the cell membrane. I will repeat it once again. कि cell membrane is a thin and elastic semi-permeable membrane covering the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है। उसके बाद सेमी प्रीमेबल, the functions of the cell membrane is that it is a semi permeable barrier that can fence the majority of chemicals inside cell. It also maintains the internal composition of cell, and it sends the chemical messages coming from to identify the other cells.
Then let's see the composition of the cell membrane. So basically the cell membrane is made up of proteins and lipids. There are small quantities of carbohydrates in it. In most of the eukaryotic cells, or eukaryotic cells having the bounded cell organelles, जिनकी bounded cell membrane प्रेजेंट है जिन सेल ऑर्गेनालिस में, उनकी एग्जांपल में उन्होंने बताया कि सेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, and endoplasmic reticulum. These are the few cell membrane bounded organelles जिनकी एग्जांपल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स से उन्होंने मेंशन की आपकी बुक. Okay, let's move to the fluid mosaic model. So हमारे पास जो always when we speak about the cell membrane, we go with the this model also for clarifying and to make it more clear कि जो cell membrane है वो actually कैसी दिखती होगी. So अभी हमने पीछे बात की है कुछ चीज़ों की, प्रोटीन्स, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, और इनको अभी हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर में उन्होंने आपको शो की हैं. उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स उन्होंने दिखाए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. ग्लाइकोलिपिड दिखाई, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि प्रोटीन्स होती हैं with small amount of carbohydrates, so they have mentioned it as a small amount only with connected with the different protein polymers. उसके बाद glycolipids होते हैं हमारे पास, cholesterol is there for the this structure of cell membrane. So this is a very unique structure of the cell membrane, and it is very important for the cells because it helps all the maintenance of the cell, all the composition of a cell. It depends on the cell membrane and cell wall in plants and cell membrane in all organisms. तो अभी मैं आपके साथ बुक शेयर करती हूँ. I will have here. Let me see. तो बुक में हम देखेंगे at page number 59. Okay, I want to go to page number. Okay, let's go like this.
Okay, let's ओके, हियर इट इज। जो आपकी बुक में डायग्राम दी गई है उसमें आप देखेंगे कि वहां पे उन्होंने दिखाया है कि जो आपकी दो आउट लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, वो लिपिड बायलेयर है। बायलेयर मींस टू लेयर्स। So this is basically they are telling you that there is lipid bilayer, means there are two layers made up of lipid, and then you will find on this layer the glycolipid and the glycoproteins, and there are some carbohydrates in it, and there are the cholesterol attached to these layers. And then there is, so either आप ये देखेंगे yellow structure और ये pink structure, they are made up of proteins. उन्होंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद ये है कि जो हम चीजें कह रहे हैं कंपोजिशन, वो कंपोजिशन इस मॉडल के थ्रू जो है वो एक वेरीफाइड भी हुई है कि ये वाली चीजें जो हैं ये मिलकर जो हैं वो स्ट्रक्चर बनाती हैं। अभी बुक में उन्होंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मॉडल, जी ऊपर है, पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बायलेयर इन व्हिच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। द लिपिड बायलेयर गिव्स फ्लूइडिटी। लिपिड बायलेयर का जो कंपोजिशन है, जिस तरह वो बनी हुई है, वो क्या प्रोवाइड करेगी? फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिलेंगे, दे आर जॉइंड विद द प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये उन्होंने आपको दिखाने के लिए कि ये चीजें किस तरह से जो है वो सेटल हुई हैं, अरेंज्ड हुई हुई हैं मेम्ब्रेन के अंदर। एंड दिस मेम्ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ केमिकल्स टुगेदर। और अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अपना साइटोप्लाज्म। ओके, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी विस्कियस विस्कियस होता है, जो जेली लाइक होता है, बट दिस इज सेमी विस्कियस। इट हैज द एबिलिटी टू मूव लिटिल बिट लाइक, so it's semi-viscous and substance between plasma membrane, cell membrane and nuclear envelope। अब न्यूक्लियस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियस की एक अपनी अराउंड एक लेयर है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा। सो दिस between the plasma membrane, between the nuclear membrane, there is a jelly-like substance, it contains what organic molecules, proteids, lipids, and inorganic salts are completely or partially dissolved. जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको वाटर मिलेगा और उसके साथ आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलेंगे और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिलेंगे जो कि completely या फिर partially dissolve हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म के जो ये अभी आपने ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो उसकी कंपोजिशन देखी, अभी हम फंक्शंस देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के क्या हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो एक्ट्स एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। साइटोप्लाज्म जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनेल्स जो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर सकें। उसके बाद वो एक्ट करता है एज द साइट। कुछ काफी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ही टेक प्लेस होते हैं, दे टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। उसमें एग्जांपल किसकी है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है।
तो इस तरह जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो एक सूटेबल साइट है वो साइटोप्लाज्म ही है. साइटोप्लाज्म गिव्स द स्पेस टू द ऑर्गेनालिस प्रॉपर फंक्शन. एंड इसके अलावा जो आपकी बनती है रेप्लिकेशन जो होती है, replication also take place in cytoplasm. And जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए सिंथेसिस जब होता है, ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद जो आरएनए होता है इट कम्स एंड इट स्टार्ट मेकिंग द प्रोटीन. सो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो भी आपकी आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है. सो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स. ये प्रोटीन सिंथेसिस इट्स आल्सो हैपेंस इन द ओके. उसके बाद हमने देखना है साइटोस्केलेटन को. So these four we are going to finish today and then we'll move to the cell organelles. अभी जैसे मैं आपको एक दफा repeat कर दूं cytoskeleton पढ़ने से पहले कि these are the four cell membranes, cell wall, cytoplasm and cytoskeleton. They are not the cell organelles but they are very equally important for all the cells. So cytoskeleton जो है वो network of microfilaments और microtubules है. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं और वो यूज होती हैं सेल्स को hold the shape of the cell. They are also the major component of cilia and flagella. Cilia and flagella are the locomotion or parts of many organisms and microorganisms. So they are also the major component of cytoskeleton जो है वो आपको cilia और flagella का भी एक component में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वहां पे मिलती हैं. माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर जो okay, so the microfilaments are thinner and made up of actin protein. They help cells to change their shapes. So जो cytoskeleton है वो network है. It is a network of microfilaments and microtubules. तो जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, वो यूज होती हैं टू होल्ड द शेप ऑफ द सेल. उसके बाद इनकी ये मेजर कंपोनेंट होते हैं सीलिया और फ्लैजेला के. माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो थिनर होते हैं और वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं सेल को अपनी शेप चेंज करने में. So we'll stop here for today. फिर हम आगे जो है अपने सेल ऑर्गेनालिस विल स्टार्ट. सो यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन की एक डायग्राम भी दी हुई है जिसमें उन्होंने माइक्रोफिलामेंट्स दिखाए हैं कि वो किस तरह से एम्बेडेड हैं और वो किस तरह से जो है वो सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में मदद करते हैं. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. शेप चेंज और शेप एक शेप बना को रख जो उसकी शेप होती है उसको मेंटेन रखता है माइक्रोट्यूब्यूल. और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो उसकी शेप को चेंज, अगर सेल की रिक्वायरमेंट हो शेप चेंज करने की तो उसको उसमें हेल्प करता है. एंड दे बोथ टुगेदर मेक्स द साइटोस्केलेटन. ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन. Okay, we'll stop here for today. So we'll meet tomorrow with the for next topic, that is the cell organalis will start. So Allah Hafiz.